बैक टू क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। कोरोना के बाद अब कोविड वैक्सीन से इससे लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर हम देश में कोविड वैक्सीन की बात करें तो इसे लगाने का काम 16 जनवरी से शुरू हो गया। पहले दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। लेकिन यहाँ जिस तरह से देश में कोरोना की वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई, उसे लेकर डॉक्टर, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पर गर्व महसूस करने और साथ ही दुनिया भर से शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज भी जारी है और वो है इसे लेकर जारी राजनीति और संशय। ये दो ऐसी चीजें हैं जो पिछले कई दिनों से कोरोना की वैक्सीन की खबरों के साथ देखने को मिल रही है। बहुत से राजनेता, कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दलों ने ये बात उठाई कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है और इसे लेकर सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो जिस तरह से पहले दिन वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ और जो अगस्त तक सरकार कह रही है कि 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगा दी जाएगी, उसे लेकर सरकार की गंभीरता तो साफ तौर पर नजर आती है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इस पर कोई भी शक शुबा है तो उसे दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है। अगर पहले दिन ही बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर आश्वासन दिया कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे लेकर कोई शक नहीं है। जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें ये वैक्सीन सबसे पहले लगाई जा रही है। लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ये वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें साइड इफेक्ट्स भी हुए। हालांकि अगर हम इस पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव को देखें तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को ये लगी और उसमें कुछ गिने चुने मामले ऐसे थे जिनमें कई साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। अब बात अगर संशय की करें तो पिछले कई दिनों से राजनीति इसे लेकर गर्म है और इसी राजनीति को हवा दे रही हैं कुछ ऐसी खबरें जो कई दिन से चल रही हैं, लेकिन जिसे लेकर अभी तक कोई साफ सफाई पूरी तरह से सामने नहीं आई है। अगर हम बात करें तो कोरोना वैक्सीन की तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और इसके साथ ही एक पूरी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को लगाने की मंजूरी भारत में दी गई है। इन दोनों ही वैक्सीनेशन को लेकर क्या राय अभी तक बन पाई है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और ये भी कि कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों को लेकर किस तरह की बातें मीडिया, सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। तो चलिए इस रिपोर्ट को शुरू करते हैं। बात तो ये उठ रही है कि अगर ये वैक्सीन इतनी ही सुरक्षित है, इसे लेकर कोई भी शक शुबा किसी के मन में नहीं होना चाहिए, तो फिर इस वैक्सीन को दूसरे देशों की तरह वहां के जैसे प्रमुखों ने इस वैक्सीन को लगाया वैसे ही भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्यों यहाँ पर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जा रही है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैक्सीन को नहीं लगाया, क्यों उनके मंत्रालय की किसी कैबिनेट मंत्री ने सबसे पहले इस वैक्सीन को लगाकर ये भरोसा नहीं दिया कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। पीएम मोदी या किसी और कैबिनेट मंत्री का वैक्सीन लगवाना इस बात की पुष्टि कर देता कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और देशवासी उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब पहले दिन वैक्सीन लगने के बाद आए साइड इफेक्ट्स के कुछ केस भी संशय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दरअसल इससे पहले जिन देशों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, वहां के प्रमुखों ने सबसे पहले खुद वैक्सीन लगवा लोगों के सामने मिसाल पेश की। फिर चाहे वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और वहां की क्वीन और क्राउन प्रिंस, सऊदी अरब में भी ऐसा ही देखने को मिला। तो अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्यों हमारे देश में सरकार के किसी नुमाइंदे को टीका नहीं लगाया गया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। तमाम आशंकाओं को डॉक्टर हर्षवर्धन ने इससे पहले ये ट्वीट कर दूर करने की कोशिश भी की थी। ट्वीट में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को कोरोना का टीका लगाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा, ताकि लोगों में जगे विश्वास। हालांकि इस ट्वीट के बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आई। एक यूजर ने लिखा, कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए अमेरिका में पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बड़े बड़े नेतागण आते हैं, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ कोवैक्सीन के प्रचार प्रसार के लिए आते हैं। लगता है जैसे कोरोना वैक्सीन
मोदी जी ने ही बनाया हो। अब बात अगर एम्स की करें तो एम्स के एक कर्मचारी को इस वैक्सीन को लगाने के बाद आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। जी हाँ, इसमें एक कर्मचारी को इस वैक्सीनेशन का टीका देने के बाद एलर्जिक रिएक्शन हुआ और इसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ा और उनका इलाज चल रहा है। ऐसा ही अगर दिल्ली के ही अस्पतालों की बात करें तो यहाँ करीब 52 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें कोविड की वैक्सीन लगाने के बाद कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हुए, जिसके बाद उनका इलाज अब किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन में भी उन्हें रखा गया है। बात अगर हेल्थ वर्कर्स की ही करें, अस्पतालों की ही करें तो दिल्ली का एक और बड़ा सरकारी अस्पताल आरएमएल, यहाँ के डॉक्टर्स ने पहले ही जो पहला दिन था उससे पहले ही एक चिट्ठी लिखकर अस्पताल प्रशासन को ये कहा कि वो भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसे नहीं लगवाएंगे और इसके पीछे उन्होंने रीजन ये बताया कि अभी तक इसका मेडिकल ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, इसके इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन फिर भी वो जो भरोसा होना चाहिए एक वैक्सीन में वो अभी तक जनरेट नहीं कर पाया है कोवैक्सीन। इसलिए वो कोविशील्ड जो कि पूरे सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है उसे लगवाएंगे, लेकिन जो कोवैक्सीन है उसे लगाने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसकी चिट्ठी आरएमएल प्रशासन को लिखी। पहले ही दिन भारत बायोटेक ने टीका लगवाने से पहले कंसेंट फॉर्म पर साइन करवाए और ये भी वादा किया कि अगर कोई सीरियस साइड इफेक्ट हुए तो इलाज का पूरा खर्च भारत बायोटेक उठाएगा। आपको ये भी बता दें कि सरकार ने भारत बायोटेक को 55 लाख डोजेस का ऑर्डर दिया है। हालांकि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के साथ ऐसा कोई कंसेंट फॉर्म नहीं भरवाया गया। तो आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर क्यों ये पूरा विवाद उठा। दरअसल जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। दरअसल किसी भी वैक्सीन को मार्केट में लाने से पहले या उसके इस्तेमाल से पहले उसे कई तरह के मेडिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस तरह से जो चरण होते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट सामने आते हैं उसकी एफिशिएंसी रिपोर्ट उसी की बात बनती है और उसे फिर इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसके इमरजेंसी यूज को कोविशील्ड के साथ ही सरकार ने मंजूरी दे दी। उसके इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी गई है, पूरी तरह से उसे लगाने को अभी मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन अभी तक उसका जो तीसरा ट्रायल है वो पूरा नहीं हुआ है। पहले ट्रायल और दूसरे ट्रायल के रिजल्ट आने के बाद उसमें कोई इस तरह की गंभीर समस्या सामने नहीं आई थी, इसलिए ये माना गया कि ये एक तरह से सेफ है और इसके लिए सरकार की तरफ से इसे मंजूरी मिल गई। सरकार का ये भी तर्क है कि क्यों कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई, इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से कई लोगों का बुरा हाल है, कई केसेस ऐसे सामने आए जहां गंभीर समस्या थी और आगे भी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए काफी दिक्कतें हैं क्योंकि वो लगातार रिस्क पर हैं कि उन्हें भी कोविड हो सकता है, कई लोगों में ये सीरियस भी हो सकता है। इसलिए साथ कोविशील्ड के साथ में ही कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। और क्योंकि इसके पहले और दूसरे ट्रायल में इस तरह का कोई मामला, गंभीर तरह के बीमारियों का कोई मामला, साइड इफेक्ट्स का कोई मामला सामने नहीं आया था, इसलिए इसे भी मंजूरी दे दी गई बिना थर्ड ट्रायल के। अब यहाँ पर अगर हम थर्ड ट्रायल की बात करें तो मंजूरी तो मिल गई कोवैक्सीन को, लेकिन जो अभी भी वैक्सीन इस कंपनी की लगा रहे हैं उनसे कंसेंट फॉर्म भरवाया जा रहा है। इस कंसेंट फॉर्म में लिखा गया है कि अगर उन्हें कोई गंभीर बीमारी इस वैक्सीन को लगाने के बाद होती है, कोई साइड इफेक्ट्स होता है, तो फिर उसका जो मेडिकल का पूरा खर्चा होगा वो भारत बायोटेक की तरफ से उठाया जाएगा और इन्हें प्रॉपर कंपनसेशन भी दिया जाएगा। अब बात यहीं पर आकर अटकती है कि अगर फेज 1, फेज 2 का ट्रायल सही था और फेज 3 का ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ था तो क्यों सरकार ने मंजूरी दी। विपक्ष भी इसे लेकर संदेह जता रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। यहाँ पर ये देखना भी बेहद जरूरी होता है कि जब भी कोई वैक्सीन बाजार में आती है तो उसका एफिशिएंसी रेट देखा जाता है कि वो 90 से 95% एफिशिएंट है या नहीं, 95 से 100% एफिशिएंट है या नहीं। इसलिए इस कोवैक्सीन को लेकर ये सवाल उठा कि जब तक इसका ट्रायल, जो मेडिकल ट्रायल है वो पूरा नहीं होगा, तब तक आप उसका एफिशिएंसी रेट कैसे तय करेंगे। यानी कि अब भी जो लोग इस वैक्सीन को लगा रहे हैं वो भी एक तरह से इसी मेडिकल ट्रायल का हिस्सा है। कंसेंट फॉर्म भरवाने का मतलब यही है कि
कहीं ना कहीं ये ट्रायल और इसके बाद जो रिजल्ट सामने आएंगे उसके बाद ही ये तय होगा कि ये पूरी तरह से सेफ है या नहीं। इसलिए फिलहाल इमरजेंसी यूज की इजाजत मिली है। अगर ये ठीक रहा तो कुछ टाइम बाद शायद इसे पूरी तरह से यूज की मंजूरी मिल जाए। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर जो गंभीरता है, जो शक शुबा थोड़ा बहुत रह गया है, वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हाल ही में खबर आई नॉर्वे से। वहां पे फाइजर कंपनी की जो वैक्सीन जो दुनिया भर में लगाई जा रही है वो लगाई गई और वहां 29 लोगों की मौत हुई है। और ये सभी माना जा रहा है कि 70, 75, 80 साल के बुजुर्ग थे। तो यहाँ एक एहतियात ये भी बरतने की सलाह पूरी दुनिया में दी जा रही है कि जो ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं उन्हें ये वैक्सीन फिलहाल ना दी जाए जब तक कि और रिजल्ट्स इस तरह के अच्छे रिजल्ट सामने ना आए। फिलहाल नॉर्वे से जो खबर आई है उसने एक और सवाल खड़ा किया है कि क्या वाकई सभी लोगों के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए ये वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं, चाहे वो फिर किसी भी कंपनी की हो। तो कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।